वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो का टाइटल है 19 दिसंबर 2025 बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स। ठीक है, ये वीडियो देखो, करंट अफेयर्स तो लिख देते हैं लेकिन इसका मेन मकसद है ना, फाइनेंस और बैंकिंग का जो कंसेप्ट है उसको एक लेमैन के लिए जिसका इसके बैकग्राउंड नहीं है या इनमें जिनका बैकग्राउंड है उसमें थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने की कोशिश की जाती है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो फिर कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए देखो, वीडियो डेली नहीं बनता, डेली बनाने का कोई तुक भी नहीं है क्योंकि उतना सारा न्यूज़ होता नहीं है। हाँ, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा भी उस तरह की चीज़ को नहीं डाला जाता। जैसे पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था, आरबीआई का जो रेगुलेशंस आया था करंट अकाउंट के रिगार्डिंग, है ना, क्रेडिट मैनेजमेंट का टाइटल दिया था आरबीआई ने, उसमें उसमें कहा था करंट अकाउंट में क्या क्या करना है नहीं करना है। तो वो थोड़ा देखो एक्सप्लेनेटरी पार्ट हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए जानबूझकर इसमें शामिल नहीं किया है। इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए म्यूचुअल फंड पे जो सेबी का डायरेक्शन आया था, जिसमें म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो कितना होगा, वो सेबी ने आपका निर्धारित किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो उस टॉपिक को उठाया गया है, उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। दो हैवी टॉपिक हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं किया, वो अलग से ही बना देंगे और आज ना कल उसको अब अपलोड कर दिया जाएगा, इससे आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो में किस किस टॉपिक को कवर किया गया है। आप जानते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी ओमान में थे और ओमान के साथ इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है सीपा। ठीक है, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक अलग सा ही वीडियो बनाया गया था जिसमें कहा गया था सीपा क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, वो अलग से बना दिया गया था, तो जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है फ्री ट्रेड क्या होता है, सीपा वगैरह क्या होता है, वो काइंडली उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक भी अलग से हम डाल देंगे इसमें। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिपोर्ट निकाला था जिसमें कहा गया था कि नवंबर के मंथ में इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो जंप किया है। आप जानते हो अक्टूबर का जो एक्सपोर्ट का डेटा आया था उसमें इंडियन एक्सपोर्ट ना डिक्लाइन किया था। उसके बाद पूरा देश में हाई तौबा मचना शुरू हो गया था कि यूएस का जो सैंक्शन है उसके कारण इंडियन इकॉनमी को बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ आ गई है। फिर सेबी ने गाइडलाइन निकाला है म्यूचुअल फंड्स के रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, वो डिस्कस करेंगे। सेबी ने एनसीडीएक्स को, जो एक कमोडिटी एक्सचेंज है, उसको परमिशन दे दिया है, वो अपना लॉन्च कर सकता है एक सेपरेट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म होता क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। गूगल पे, ठीक है, आप भी इसका यूज़ करते हो, है ना। तो गूगल पे जो है उसने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है विद द पार्टनरशिप विद द एक्सिस बैंक। अश्विनी कुमार जो एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उसका टर्म एक्सटेंड कर दिया है भारत सरकार ने, और रवि रंजन को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू एमडी ऑफ एसबीआई। फिर सुरेश गोयल, इनको अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीईएआर। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसने अप्रूव कर दिया है फ्लिपकार्ट के प्रपोजल को, वो शिफ्ट करेगा अपना हेडक्वार्टर टू इंडिया फ्रॉम सिंगापुर। इसको रिवर्स फ्लिप कहते हैं, वो क्या होता है थोड़ा वो एक्सप्लेन कर देंगे। और इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, संजय जिंदल। इसमें से देखो कभी कभार आता है, ये जो होता है ना इकोनॉमिक टाइम्स का जो अवार्ड कभी कभार आता है, फ्रीक्वेंट नहीं आता है, लेकिन सिंपल सा है, वो भी हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो पहला न्यूज़ क्या है, इंडिया और ओमान ने साइन किया है सीपा। सीपा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है ना, इसको साइन किसने किया था, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो कौन है, पीयूष गोयल, और ओमान के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काइस बिन मोहम्मद अल यूसुफ। ये साइन किया गया था पीएम मोदी के सामने, और सुल्तान जो है ओमान के, उनके सामने ये साइन किया गया था। ओमान की राजधानी कहाँ पे है, मस्कट में। ठीक है, देखो पिछले 6 मंथ्स में ये दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया ने किसी देश के साथ किया है।
इससे पहले इंडिया ने किसके साथ किया था? यूनाइटेड किंगडम के साथ किया था। ठीक है, दो चीज़ याद रखना है। तो लेटेस्ट आपको पूछेगा किसके साथ किया, तो ओमान, और सीपा का फुल फॉर्म पूछेगा। साइन किसने किया? पीयूष गोयल ने किया। कहाँ पे हुआ? मस्कट में हुआ था। ठीक है, जैसे इंडिया के लिए, इंडिया देखो न्यूज़ में आ रहा है, इंडिया बहुत देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, बहुतों के साथ नेगोशिएशन भी हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? यूएसए के साथ। लेकिन अमेरिका के साथ अभी तक कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। तो ये ओमान वाला जो एग्रीमेंट है ना, वो बेसिकली सिग्नल है यूएस को कि हम और देशों के साथ कर रहे हैं, लेकिन जब हम आपके साथ इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यूएस के साथ जो एग्रीमेंट होगा वो तभी होगा जब उससे फ़ायदा यूएस इंडिया को होगा। ये पीयूष गोयल बहुत बार बोल चुके हैं, और इंडिया यूएस के सामने झुकना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये बेसिकली सिग्नल है यूएस को, क्योंकि ओमान बहुत छोटा सा देश है, बहुत ज़्यादा बड़ा देश है नहीं। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम्स के हिसाब से याद रखेंगे ओमान। ठीक है, अगर ओमान की बात करें, उसने इंडिया दूसरा देश है जिसके साथ ओमान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इससे पहले ओमान ने यूएस के साथ साइन किया था इन 2006, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ 2006 में साइन किया, और सेकंड कंट्री जिसके साथ ओमान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है वो इंडिया है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप। इसमें फिर वो है, फ्री ट्रेड में आप जानते हो कंट्रीज जो होता है लिस्ट बनाते हैं, है ना, कितने कितने जो गुड्स हैं इसमें शामिल होंगे, और कितना कितना हम रेट्स को कट करेंगे, ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देते हैं। इसमें यही आया था, लगभग 99.38% जो इंडियन एक्सपोर्ट है ना ओमान को है, उसमें लगभग 98.08% कट होगा ड्यूटी, और लगभग ये 0% हो जाएगा। इसी तरह भारत भी जो 95% गुड्स जो इंपोर्ट करता है ओमान से, लगभग उस पर ये 0 कर देगा। ठीक है, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, ये 98.0% है और ये 78% है, ये आप स्किप मार सकते हो, लेकिन ऊपर वाला चीज़ ज़रूर याद रखना। ठीक है, और पीयूष गोयल ने बाद में कहा भी था कि जो सेंसिटिव सेक्टर्स है जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी वगैरह हो गया, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस CAPA का दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर था ना, इसमें ओमान ने अलाउ कर दिया है 100% FDI बाय इंडियन कंपनीज इन मेजर सर्विस सेक्टर इन ओमान। इसका मतलब इंडियन कंपनीज को प्रेफरेंस मिलेगा, वो वहाँ जाके ओमान के जो सर्विस सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे यूनिक था, भारत पुश कर रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन को। आप जानते हो जो कल करंट अफेयर्स वाला जो आया था उसमें WHO का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे जो कॉन्फ्रेंस था कल दिल्ली में आपका, उसका इनाग्रेशन किया गया था। इंडिया पुश कर रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन को, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग सा मिनिस्ट्री ही बना रखा है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये सुना होगा आपने, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल मेडिसिन को पुश कर रहा है वर्ल्ड में। ओमान विश्व का पहला देश है जिसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी शामिल कर लिया है, यानी कि इंडिया से ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक्सपोर्ट भी अब ओमान स्वीकार करेगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसमें। ठीक है, ये तो याद रहेगा इसमें। अब देखो, बात कर लेते हैं क्या बेसिकली ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इसमें किया गया है। तो ओमान और इंडिया के बीच में ट्रेड क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो डेटा है वो कहता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 में टोटल जो ट्रेड था एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट इंडिया और ओमान के बीच में वो था $10.61 बिलियन का। डॉलर्स जब भी कहते हैं ना तो वो अमेरिकन डॉलर्स होता है। ठीक है, तो $10.61 बिलियन था 24-25 में, जो पिछले साल के कंपैरिजन में यानी कि 23-24 के कंपैरिजन में 18.6% का इंक्रीज दिखाता है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ओमान का वो है लगभग $4.1 बिलियन, और इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है ओमान को? नाफ्ता। ठीक है, सेकंड पे आता है पेट्रोल। याद रखना भारत पेट्रोल बेचता है। देखो, भारत के पास सरप्लस रिफाइनिंग कैपेसिटी है, तो भारत क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है। ठीक है, लगभग 83% जो क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट है भारत इंपोर्ट करता है, फिर उसको रिफाइन करता है और फिर पेट्रोल डीजल वगैरह बना के उसको एक्सपोर्ट करता है। भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है पेट्रोल डीजल का। ठीक है, तो ये
तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो इंडिया करता है ओमान को वो है नाफ्ता, सेकंड पे आ गया पेट्रोल, थर्ड पे आ गया कैल्सिनाइड, एलुमिना। एलुमिना होता है ना बॉक्साइट, बॉक्साइट को कन्वर्ट किया जाता है एलुमिना, फिर एलुमिना को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एल्यूमिनियम में। तो भारत एलुमिना। तो इसका मतलब देखो, जैसे ट्रेडिशनली हमारे दिमाग में आ जाता है ओमान को क्या बेचेंगे, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट होगा, इंजीनियरिंग का गुड्स होगा। नहीं, ओमान को बेसिकली हम लोग जो बेचते हैं ना, नाफ्ता हो गया, पेट्रोल हो गया, एलुमिना हो गया, टॉप 3 हो गए। इसी तरह भारत ओमान से इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट कितना है, $6.6 बिलियन का इन 24-25। ठीक है। सबसे ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं ओमान से, नो डाउट सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, वो लगभग $1.1 बिलियन है। सेकंड पे आता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, $1.1 बिलियन, और थर्ड पे आता है फर्टिलाइजर्स, $1.1 बिलियन। इसका मतलब टॉप 3 क्या है, क्रूड ऑयल, LNG, फर्टिलाइजर्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ओमान के कंटेक्स्ट में, ट्रेड के बीच में। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक डेटा निकाला था रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट इन नवंबर 2025। नॉर्मली देखो क्या होगा, जैसे एग्ज़ाम जब आएगा ना तब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मंथ बाय मंथ याद करने का। अभी बस एक जनरल आइडिया देने के लिए आपके पास है, ये डेटा दिया जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कहता है कि नवंबर 2025 में टोटल जो एक्सपोर्ट था भारत से, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, माल की, ये माल या वस्तु बोलते हैं हिंदी में, उसका जो एक्सपोर्ट था ना वो था $38.13 बिलियन। ये गवर्नमेंट कहता है इंक्रीज़ कितना हुआ, 19.73%। इंक्रीज़ का मतलब है ना, इसका मतलब इसको कंपेयर किया गया नवंबर 2024 से। तो नवंबर 2024 के कंटेक्स्ट में जो एक्सपोर्ट था वो नवंबर 2025 में इंक्रीज़ किया कितने से, 19.73। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्टूबर में ना भारत का जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन कर गया था, यानी कि निगेटिव में हो गया था। उसी के बाद बहुत हाई तबाह मचा था ना कि देखो अमेरिका का जो सैंक्शन है, अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगा रखा है अधिकतर गुड्स पे, उसका डिक्लाइन हुआ था ना, इसके कारण हल्ला मचना शुरू हुआ था। ठीक है, इसके कारण देखो रुपी पे भी नेगेटिव असर हुआ था, रुपी का वैल्यू जो है US डॉलर के खिलाफ गिरता चला गया। उस पर सब लोग यही कह रहे थे इंडिया जो है जब तक US के साथ ट्रेड डील नहीं करेगा इंडियन रुपी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। वो अलग कहानी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानबूझकर रुपी के वैल्यू को कम कर रखना चाहता है ताकि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सके। ठीक है, वो अलग कहानी है, रहने दो। अब नवंबर के मंथ में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था टू द यूनाइटेड स्टेट्स, US का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें 22% का ग्रोथ रेट हुआ है। ठीक है, ये जो ग्रोथ रेट का जो फिगर आ रहा है वो यही दिखा रहा है, देखो हर कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ा है। सब लोग क्या कर रहे हैं, जैसे US पे बहुत लोग डिपेंडेंट थे, सब लोग कोशिश कर रहे हैं क्या US के अलावा दूसरे देश को भी सामान बेचा जाए। इसलिए भारत का जो एक्सपोर्ट है ना वो US को भी बढ़ा है प्लस दूसरे देशों को भी बढ़ा है। US का जो एक्सपोर्ट का डेटा देखते हो ना, ध्यान रखना जिस चीज़ पर US ने 50% टैरिफ लगा रखा है जो भारत से सामान जाता है, उस पर एक्सपोर्ट घटा है, लेकिन उसको कंपनसेट किया है किसने, इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स ने, फ़ोन ने, मोबाइल फ़ोन जैसे आईफोन है ना, ज़बरदस्त एक्सपोर्ट बढ़ा है US को, क्योंकि अभी iPhone 17 लॉन्च हुआ था, वर्ल्ड वाइड ज़बरदस्त उसका डिमांड हुआ है, US में भी है, और iPhone 17 बनता कहाँ पे, इंडिया में। प्लस कुछ एग्रीकल्चर का सामान है जिस पे US ने टैरिफ हटा दिया है, उसका भी एक्सपोर्ट बढ़ा है भारत में। लेकिन भारत यही कोशिश कर रहा है अमेरिका पे डिपेंडेंस कम किया जाए। तो ठीक है, ये भी एक रीज़न है। तो टोटल इंपोर्ट कितना था, $62.66 बिलियन इन नवंबर 2025। इसमें डिक्लाइन कितना आया है, 1.88% का देखो डिक्लाइन है। इसका मेन कारण क्या है, गोल्ड। भारत ने ज़बरदस्त इंपोर्ट किया था गोल्ड का। एक RBI गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है, दूसरा ETF होता है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी एक अलग सा बनाया हुआ वीडियो आप देख सकते हो, उसमें एक्सप्लेन किया गया ETF होता क्या है। ETF के थ्रू भारत
जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। इसके कारण गोल्ड में ज़बरदस्त आपका इंपोर्ट हुआ था, जिसके कारण अक्टूबर में ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया था। तो फिर इस बार क्या हुआ है, गोल्ड का जो है ना, वो भी गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह का इंपोर्ट क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, इसीलिए इंपोर्ट भी इस बार कम हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बताया है एक्सपोर्ट बढ़ने का कारण क्या था। नवंबर 2025 में इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, ड्रग्स एंड फार्मा। ठीक है, अगर अप्रैल से नवंबर की बात करें ट्रेड का, सिर्फ मर्चेंडाइज ट्रेड की बात है, टोटल एक्सपोर्ट रहा था $29.7 बिलियन का, यूएस डॉलर्स का, जो इंक्रीज है 2.62%। इंपोर्ट था $515.21 बिलियन का, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज दिखाता है 5.59% का। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट कौन है? आज भी नंबर 1 सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं किसको? यूनाइटेड स्टेट्स को। उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात को, फिर नेदरलैंड्स को, फिर चाइना को, फिर यूके, जर्मनी वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है। डेटा शायद याद ना कर सको, लेकिन एक इसको आइडिया रखना, भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट अभी भी कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके साथ हमारा फ्री ट्रेड है यूएई के साथ। फिर नेदरलैंड्स को अधिकतर हम लोग बेचते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो फिर यूरोप चला जाता है। 4th पे है चाइना, 5th पे है यूके और 6th पे है जर्मनी। ये हमारा ट्रेड का डेटा है, इसको याद रखना है। अब आ जाओ, सेबी के बोर्ड की मीटिंग हुई थी मुंबई में, और सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांता पांडे। उन्होंने बहुत सारा डिसीजन लिया है। ठीक है, उसमें एक डिसीजन जो था ना, तो सेबी का जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन है 2026, उसको अप्रूवल दे दिया है। ये जो सेबी का म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 2026 है, इसके सारे जो ये इम्प्लीमेंट कब से होगा? ये इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2026 से। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सेबी ने जो म्यूचुअल फंड में चेंजेस किया है एक्सपेंस रेशियोज में, वो इम्प्लीमेंट कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो एक्सपेंस रेशियो वगैरह क्या होता है ना। अब देखो, म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है? म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं आप अपना पैसा हमें दे दो, हमारे पास एक्सपर्ट हैं, फिर हम इसको इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में, और क्योंकि आपसे ज़्यादा नॉलेज हमारे एक्सपर्ट्स को है शेयर मार्केट के बारे में, आप खुद पैसा लगाओगे तो फिर आपका पैसा डूब सकता है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ना शेयर मार्केट में। तो क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता है, तो आप पैसा हमें दे दो, हम आपके पैसे को मैनेज करेंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे, और होपफुली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करेगा। याद रखना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो फिर कैसे पैसा दे म्यूचुअल फंड को? जैसे ये देखो, एसबीआई है, एसबीआई ने सोचा कि हम भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करेंगे, इसने किया है। तो सबसे पहले एसबीआई ना अपना जो म्यूचुअल फंड बिजनेस होगा उसको रजिस्टर्ड करेगा, और जो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस होता है वो हमेशा रजिस्टर्ड होता है एज अ ट्रस्ट, वो कंपनी नहीं है, वो ट्रस्ट है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने क्या किया, एक ट्रस्ट बना दिया। फिर उसके बाद बनाया जाता है ट्रस्टी। ट्रस्टी वो होते हैं जो म्यूचुअल फंड के सारे एसेट्स को वो उसकी देखभाल करते हैं। ठीक है, ट्रस्टी होते हैं वो। फिर म्यूचुअल फंड क्या कहता है, हमारे पास एक्सपर्ट हैं, आप अपना पैसा हमें दे दो, है ना। तो फिर म्यूचुअल फंड वाले फिर क्या करेंगे, वो है ना सेटअप करेंगे एएमसी। एएमसी क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, वो कहेंगे एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फुल फॉर्म याद रखना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेटअप करेंगे। ठीक है, इसमें वो हायर करेंगे एक्सपर्ट्स को। एक्सपर्ट्स कौन होगा? फाइनेंस का एक्सपर्ट्स होगा, अकाउंट्स का एक्सपर्ट्स होगा, इकोनॉमी का एक्सपर्ट्स होगा, वो इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर एएमसी जो है ना, वो अब आपका फ्लोट करेगा एक स्कीम, वो एक स्कीम को लेकर आ गया। ठीक है, जैसे वो कहता है क्या, ये इक्विटी स्कीम है। इक्विटी स्कीम का मतलब हो गया ना कि आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करो, और वो पैसा हम इकट्ठा करेंगे और फिर हम इन्वेस्ट कर देंगे शेयर मार्केट में, और कंपनी के शेयर्स को बाय करेंगे। ठीक है,
तो फिर वो आके आ गया एक स्कीम, फिर ना वो स्कीम में लोगों को कहेगा आप इन्वेस्ट करो, तो फिर वो लोगों को कहेगा इन्वेस्ट करो, लोगों को कहेगा ना आप इसका खरीदो यूनिट, और एक यूनिट का दाम नॉर्मली होता है कितना, 10 रुपये, यहाँ सॉरी 10 रुपीज़ होता है। तो इससे पहले एक वर्ड और जान लो, NFO। आप जानते हो ना IPO, जब कंपनी अनलिस्टेड कंपनी अपना शेयर बेचता है पब्लिक को, उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। NFO क्या होता है? NFO होता है न्यू फंड ऑफर, न्यू फंड ऑफर। ठीक है, न्यू फंड ऑफर, ये फुल फॉर्म याद रखना NFO का, न्यू फंड ऑफर हो गया। तो फिर ये जो SBI का AMC है ना, वो एक स्कीम लेकर आ गया। ठीक है, और लोगों को कहता है ना आप इसमें पैसा लगाओ, ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, और इसमें पैसे लगाओगे ना तो फिर हम उस पैसे को इकट्ठा करेंगे और फिर उसको हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे, कंपनी के शेयर्स वगैरह को खरीदेंगे। यहाँ पे देखो, जब वो स्कीम लेकर पब्लिक के पास आएगा उसको कहा जाएगा NFO, न्यू फंड ऑफर। हमारे पास वो स्कीम आ गया, अब हमें इन्वेस्ट करना होगा। अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम इन्वेस्ट करेंगे, हम खरीदना शुरू कर देंगे उसका यूनिट। तो एक यूनिट के लिए कितना देना पड़ेगा, 10 रुपये। मान लो 3-4 लोगों ने खरीदा और मान लो टोटल पैसा इकट्ठा हो गया कितना, 100 रुपये। फिर ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड वाला क्या करेगा, वो ना 100 रुपीज़ हमसे ले लिया। इस फंड का मालिक कौन होता है, इन्वेस्टर होता है, म्यूचुअल फंड वाले नहीं होता इस 100 रुपये का मालिक। तो फिर 100 रुपये इकट्ठा हो गया। अब 100 रुपये में वो क्या करेगा, इसमें माइनस कर देगा अपना एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब क्या, जब वो NFO लेकर आया होगा, ठीक है, तो फिर खर्चे हुए होंगे। खर्चे में क्या होंगे, इसका पब्लिसिटी करना पड़ता है, इसके लिए ना उसको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना पड़ता है, उसको कमीशन देना पड़ता है सेल पे, यानी कि जितना वो म्यूचुअल फंड का यूनिट बेचेगा उस पर उसको कमीशन मिलेगा। ये सब आपके हो गए खर्चे। तो मान लो एक्सपेंस कितना हो गया, 2 रुपये हो गया सपोज करो, तो टोटल पैसा बचा कितना, 98 रुपीज़। अब इसको ना वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, वो कंपनियों के शेयर खरीदना शुरू कर देगा। तो सपोज करो जब कंपनियों के शेयर खरीदा, जैसे इस कंपनी का शेयर, मान लो कंपनी के शेयर का दाम बढ़ गया, तो फिर जब कंपनी का शेयर का दाम बढ़ेगा तो फिर 98 रुपीज़ भी बढ़ जाएगा। तो सपोज करो ये बढ़कर हो गया कितना, 110 रुपये हो गए। लेकिन देखो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्योंकि इसमें 4-5 लोगों ने पैसे लगा रखे हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जो हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल फंड में, उसका दाम बढ़ा है या घटा है। तो फिर यहीं पे कंसेप्ट आ जाता है NAV का। NAV क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम रहेगा ना तो पूछेगा NAV का फुल फॉर्म बता दो। NAV होता है नेट एसेट वैल्यू। या फिर पूछेगा ना NAV किससे रिलेटेड होता है, तो NAV रिलेटेड होता है किससे, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होता है। तो फिर आपका कंसेप्ट आ जाता है NAV। NAV को कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अब लायबिलिटी खर्चा तो उसने 2 रुपये पहले ही काट लिया था ना, तो हमारा एसेट कितना था 98, वो बढ़कर हो गया कितना 110। और टोटल यूनिट उसने कितने बेचे थे, 10 बेचे थे। 10 बेचे थे तभी तो 100 हुआ था ना। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। इसका मतलब अभी NAV कितना है, 11 रुपये। इसका मतलब हमारा 10 रुपये बढ़कर कितना हो गया, 11। 10% का फ़ायदा है। लेकिन देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जिस कंपनी में उसने पैसे लगाए थे, मान लो उनका शेयर प्राइस कम हो गया और हमारा 98 घटकर कितना हो गया, 90। तो फिर यहाँ पे NAV कितना होगा, 90 डिवाइडेड बाई 10, 9 रुपीज़। इसका मतलब यहाँ पे हमें लॉस हो गया। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो बेसिकली पता कैसे चलता है, NAV से। और NAV का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। यहाँ तक ठीक है। और फिर अगर हमें म्यूचुअल फंड वापस यूनिट बेचना है तो हम उसको बेच सकते हैं NAV पे, खरीदना है तो NAV पे खरीद सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये जो एक्सपेंस है ना, ठीक है,
वो कितना मैक्सिमम चार्ज कर सकता है म्यूचुअल फंड वाले, इसको सेबी ने पहले डिसाइड किया था, अब उसमें चेंज किया गया। क्योंकि देखो ये क्या होता है, जैसे इस एग्जांपल में क्या था, पहली बार जब हमने उसको पैसे दिए, उसने खर्चे जोड़े और उसको काट लिया, तो क्या फिर उसके बाद खर्चा कम हो जाता है? नहीं, ये हमेशा जो NAV कैलकुलेट करेगा ना, डेली बेसिस पे करता है म्यूचुअल फंड वाले, और उसमें डेली खर्च जोड़ेगा वो अपना। खर्च में देखे क्या हुआ, सपोज करो यहाँ पे 100 रुपये उसके इकट्ठे हुए थे, 2 रुपये खर्चा अपना काट लिया, 98 रुपीज़ हो गया। इसने उसको इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में। जब आप शेयर मार्केट में जाके शेयर खरीदते हो ना, तो सबसे पहले आपको ना एक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलना पड़ता है, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना अकाउंट खोलना पड़ता है, उसको देना पड़ता है चार्ज, वो भी खर्च है। फिर जब आप शेयर खरीदोगे बेचोगे, तो उस ब्रोकर को ना आपको कमीशन देना पड़ेगा। फिर जब शेयर खरीदते बेचते हो, तो फिर उस पर आपको देना पड़ता है STT। STT क्या होता है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। फिर उस पर लगता है GST, उस पर लगता है स्टैम्प ड्यूटी, उस पर लगता है सेबी का फ़ी, उस पर लगता है एक्सचेंज फ़ी। ये सब जो है ना, ये सब आपका स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी फीस कहा जाता है। ये जैसे ना स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ, जैसे बाय लॉ क्या हो गया, STT तो आपको कानून के हिसाब से देना ही पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से आपको देना ही पड़ेगा। प्लस सेबी कहता है कि भाई मेरा भी फीस होगा, एक्सचेंज वालों का भी फीस होगा। ये होता है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी फीस। तो जब हम लोग कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड वाले अपना एक्सपेंस लाइबिलिटी, यानी कि जो अपना एक्सपेंड काटते हैं, तो उसमें अपना फीस तो काटते ही काटते हैं, प्लस ये जो स्टैट्यूटरी और जो रेगुलेटरी लेवीज या फीस होता है ना, उसको भी उसमें शामिल करते हैं। अभी तक क्या होता था, जो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड चार्ज कर सकता है एक्सपेंस रेशियो, उसमें रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी फीस भी शामिल होता था, प्लस म्यूचुअल फंड वाले अपना जो कमीशन काटते थे वो भी होता था। अब सेबी ने क्या कहा है कि अब एक नया शब्द यूज़ किया जाएगा। शब्द का नाम क्या होगा? टोटल एक्सपेंस रेशियो, यानी कि ये टोटल है। इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो बेस एक्सपेंस रेशियो होगा, ठीक है, वो होगा, इसमें जोड़ दिया जाएगा स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी फीस प्लस ब्रोकरेज फीस, यानी कि 3 चीज़ उसने कर दिया, बेस एक्सपेंस रेशियो प्लस स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी फीस प्लस ब्रोकरेज फीस, ये 3 चीज़ उसने कर दिया। यानी कि बेस मतलब हो गया जो म्यूचुअल फंड का अपना खर्चा होता है ना, क्योंकि उसको स्टाफ को सैलरी वगैरह भी तो देना होगा ना, वो हो गया बेस एक्सपेंस रेशियो। जो उसको टैक्सेस देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, सेबी के फीस देने पड़ते हैं, एक्सचेंज रेट फीस देने पड़ते हैं, वो हो गया स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी फीस। प्लस जब वो शेयर खरीदेगा बेचेगा, तो उसके लिए जो ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है ब्रोकर्स को, वो हो गया। इसका मतलब सेबी कहता है अब हम वर्ड यूज़ करेंगे टोटल एक्सपेंस रेशियो, जिसमें ये 3 चीज़ शामिल होंगे। अब सेबी कहता है कि मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो आपका कितना चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और ये लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो ये क्लियर है, एक रफ आइडिया बन गया, ठीक है। टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या है, NAV क्या है, म्यूचुअल फंड वाले काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेबी के एक्सपेंस रेशियो से जाने से पहले थोड़ा कुछ और चीज़ हम लोग समझ लें, म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स और उसके टाइप्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, टाइम पीरियड के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड का स्कीम होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ओपन एंडेड, ठीक है, ओपन एंडेड, और एक होता है क्लोज एंडेड। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल पे चले जाओ, म्यूचुअल फंड वाले ने एक स्कीम लेकर आया, और स्कीम आज कितना है, सपोज करो वीडियो मिलेगा आपको 19 को, तो आज है 19 दिसंबर, ये ना क्लोज हो गया, आज वो स्कीम क्लोज हो गया, और म्यूचुअल फंड वालों ने कहा कि ये ओपन एंडेड स्कीम है, तो 19 दिसंबर को देखो ये क्लोज हो गया। इसका मतलब लास्ट डेट था जिसमें हम वो उसका यूनिट खरीद सकते थे NFO का। फिर देखना कुछ दिन के बाद ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ना,
म्यूचुअल फंड वाले इसका पब्लिश करना शुरू कर देंगे NAV। फॉर एग्जांपल उन्होंने करना शुरू कर दिया कब से, एग्जांपल है 25 दिसंबर से, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया ओपन एंडेड स्कीम है ना, तो ओपन एंडेड का मतलब है ना ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो है ख़त्म होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा जब तक कि आपका AMC डिसाइड ना करे कि अब इसको हम बंद कर दें, ठीक है। अब ये चलता रहेगा। अब देखो मान लो इसने NAV पब्लिश करना शुरू कर दिया, NAV सपोज करो क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, तो दूसरे लोग भी हैं वो भी चाहते हैं कि इस स्कीम में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्होंने NFO में तो पार्टिसिपेट किया नहीं था। तो फिर क्या होता है, जो ओपन एंडेड स्कीम होता है ना उसमें नए इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो नए इन्वेस्टर कैसे आएंगे, वो ना NAV पे, जो उस समय NAV चल रहा है उस पे वो यूनिट खरीद सकते हैं, किससे, म्यूचुअल फंड वाले से, यानी कि AMC से वो खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब जो लोग मिस कर गए थे, जिन्होंने NFO में पैसा नहीं लगाया था इसमें, वो बाद में भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना वो NAV पे होगा। सपोज करो किसी को स्कीम से बाहर निकलना है ना, तो कुछ टाइम पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड, उसके बाद ये ओपन हो जाता है, यानी वो ज़्यादा दिन का नहीं होता। तो किसी को स्कीम से बाहर निकलना है तो फिर वो क्या करेगा, जितना यूनिट था ना वो अपना वापस भेज देगा AMC को, फिर AMC क्या करेगा, देखेगा उस दिन का NAV कितना था, उसके हिसाब से उसको वो बेच के पैसे दे देगा। ओपन एंडेड का मतलब होता है इसमें नए इन्वेस्टर आ सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो अपना यूनिट बेच के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना वो NAV पे होगा, उसी बेसिस पे खरीदा या बेचा जाएगा। सपोज करो म्यूचुअल फंड का AMC कहता है कि ये क्लोज्ड एंडेड है, और क्लोज्ड एंडेड है तो फिर वो बताएगा कितने साल का है। सपोज करो उसने बता दिया क्या 10 ईयर्स का है ये स्कीम, तो 2025 में ये आया 19 दिसंबर को, तो इसका मतलब ये ख़त्म कब होगा, 2035, 10 ईयर्स में ख़त्म होगा, 19 या 20 दिसंबर को। उसने कह दिया ये 10 ईयर्स का है। क्लोज का मतलब क्या हो गया, दरवाज़ा बंद। अब इसमें कोई नया इन्वेस्टर आ नहीं सकता, और जो जिसने पैसा लगाया है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब उनको वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कितना, 10 ईयर्स के लिए करना पड़ेगा। फिर 10 साल के बाद दो चीज़ हो सकता है, 10 साल के बाद देखा जाएगा इसका NAV कितना है ना। तो फिर म्यूचुअल फंड वाले डिसाइड करेंगे कि क्या करें, ख़त्म कर दें इस स्कीम को, तो जितना NAV है ना उसके हिसाब से जिसके पास जितना यूनिट था उसको पैसे दे के स्कीम ख़त्म कर देंगे। या फिर म्यूचुअल फंड वाले यूनिट होल्डर से पूछ सकते हैं क्या इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाए, उसको रोल्ड ओवर बोलते हैं, क्या उसको आगे बढ़ाया जाए। अगर मेजॉरिटी एग्री कर देते हैं कि हाँ इसको बढ़ा दो क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो फिर वो इसको और कुछ सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ओपन एंडेड में NFO के क्लोज होने के बावजूद भी नए इन्वेस्टर्स आ सकते हैं और पुराने इन्वेस्टर्स स्कीम से बाहर निकल सकते हैं। क्लोज एंडेड में क्या होता है, दरवाज़ा बंद रहता है, इसमें ना कोई बाहर निकल सकता है, बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है, और जितने टाइम पीरियड के लिए उसने मेंशन किया है उतना तक तो आपको वेट करना ही करना पड़ेगा। ये क्लियर है, ओपन क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है। और हमेशा रखना जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो किस पे होगा, NAV पे होगा, जो उस दिन का NAV चल रहा है, क्योंकि सेबी ने कहा है म्यूचुअल फंड वाले को आपको डेली NAV घोषित करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमारा पैसा 2 से 4 बढ़े हो, इसको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कहते हैं ना। तो फिर आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं ये जो मेरा स्कीम है ना वो क्या है, ग्रोथ या इक्विटी ओरिएंटेड है। ग्रोथ का मतलब क्या है, आज 2 रुपये लगाओ, 4 साल 5 साल के बाद ये 10 रुपये हो जाएगा। बहुत लोग इसके लिए भी सेव करते हैं ना, और सब कहते हैं कि शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न आता है। तो इस तरह का स्कीम भी वो लोग कराएंगे ग्रोथ, लेकिन आप जानते हो ग्रोथ कब होगा, क्योंकि तेज़ी से बढ़ता है आपका कंपनी के शेयर्स के प्राइस को। इसका मतलब अगर वो ग्रोथ होगा उसको इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम भी बोलते हैं। इसमें जो मेजॉरिटी पैसा होगा ना, जितना जैसे हम लोगों ने NFO में पैसे दिए उसको, तो वो जो होता है पैसा इकट्ठा हुआ ना उसको कहते हैं कॉर्पस, हिंदी में कहते हैं निधि।
तो ये जो सारा पैसा इकट्ठा हुआ NFO से, या फिर जो नए इन्वेस्टर आएंगे जाएंगे उनका जो पैसा होगा, ये पैसा अधिकतर इन्वेस्ट किया जाता है किसमें? इक्विटीज़ में, कंपनीज के शेयर्स खरीदा जाता है। ठीक है, और यही माना जाता है कि सबसे लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा रिटर्न कौन देता है? शेयर मार्केट ही देता है, गोल्ड वगैरह नहीं देता, वो टेम्पररी है गोल्ड का। ठीक है, अधिकतर मानते हैं कौन देता है? शेयर मार्केट देता है। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रोथ या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। फिर एक होता है इनकम, डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम। इनकम का मतलब है ना, आप ये उम्मीद नहीं कर रहे हो कि 2 का 10 बन जाए, 2 का 50 बन जाए, और उसके लिए कुछ साल वेट करने के लिए तैयार भी हो। इनकम का मतलब है ना, आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आता रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के इस स्कीम को कहते हैं इनकम या डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम। डेप्ट का मतलब ही क्या है? वो उस इंस्ट्रूमेंट में इशू करेगा जो डेट इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे कंपनी का बॉन्ड्स हो गया, ठीक है, डिबेंचर्स हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ये सारे कर्ज होते हैं ना। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो जारी करने वाले पे कर्ज बनाता है, ये उसी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड्स हो गया, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है बैलेंस्ड, या उसको हाइब्रिड बोलते हैं। इनकम और ग्रोथ दोनों का मिक्सचर हो गया। जिसको कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ग्रोथ भी चाहिए और इनकम का सेफ्टी भी चाहिए, तो इस तरह के स्कीम को कहते हैं हाइब्रिड स्कीम। इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, जो कॉर्पस बना उसका 40% इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में और 60% कर देते हैं किसमें? डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, उसको कहते हैं बैलेंस्ड या हाइब्रिड स्कीम। एक होता है मनी मार्केट और लिक्विड स्कीम। लिक्विड का मतलब होता है यहाँ पे जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, उसको कहते हैं लिक्विड। मनी मार्केट जानते हो, शॉर्ट टर्म मार्केट होता है ये, यानी कि यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है लेस देन 1 ईयर का होता है। उसमें क्या होता है कि जो मनी मार्केट स्कीम होगा ना, लिक्विड स्कीम, ये बेसिकली इन्वेस्ट करता है किसमें? ट्रेजरी बिल्स में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में, कमर्शियल पेपर्स में, या इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट वगैरह में। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही लिक्विड होता है, तो आपको जब भी पैसे की ज़रूरत होगा ना, ये फटाफट क्या करेंगे, उसको तुरंत बेचेंगे और आपको पैसे रिटर्न करके दे देंगे। इस तरह के जो स्कीम म्यूचुअल फंड होता है जो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसको कहते हैं मनी मार्केट और लिक्विड स्कीम। एक होता है गिल्ट फंड्स। गिल्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी कि जो सबसे सेफ होता है उसको कहते हैं। हमारे देश में सबसे सेफ माना जाता है किसको? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो बॉन्ड्स जिसको जारी किया है किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये गिल्ट फंड जो होगा ना, वो बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2 तरह का होता है, एक डेटेड सिक्योरिटीज़ होता है और एक होता है G-Secs, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ट्रेजरी बिल्स होता है और एक होता है डेटेड सिक्योरिटीज़। डेटेड सिक्योरिटीज़ मतलब वो गवर्नमेंट डेट का पेपर या बॉन्ड्स जिसका ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर्स का होता है। ट्रेजरी बिल्स जिसका ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो गिल्ट फंड वही होता है, सबसे सेफ माना जाता है गिल्ट फंड। एक होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका इंडेक्स है सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स में 30 कंपनीज के शेयर्स हैं। या फिर NSE का क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी, निफ्टी में कितने हैं? 50 कंपनी। इसी को सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाता है इंडिया में। तो इंडेक्स फंड क्या होता है? पैसिव फंड होता है, इसमें ज़्यादा खरीदते बेचते नहीं हैं वो लोग। वो क्या करेंगे, जैसे BSE सेंसिटिव इंडेक्स है, इसमें 30 कंपनी शामिल हैं और हर कंपनी का अलग अलग वेटेज होता है। तो फिर ये लोग कुछ नहीं करेंगे, इनके पास जितने पैसे आएंगे वो जाके उस 30 कंपनी का शेयर खरीदेंगे। और जैसे सपोज करो BSE में एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा वेटेज है, सपोज करो रिलायंस का 16% वेटेज है, एग्जाम्पल है। तो फिर वो म्यूचुअल फंड वाला क्या करेगा, जब BSE सेंसिटिव इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है ना, अगर मान लो उसका कॉर्पस 100 रुपये है, तो उसमें से 16% बोला था ना, तो 16% पैसा जो है ना वो इन्वेस्ट कर देगा रिलायंस के शेयर्स में। इस तरह के फंड को कहते हैं इंडेक्स फंड। थ्योरी क्या है, अगर BSE का सेंसिटिव इंडेक्स बढ़ेगा तो फिर इंडेक्स फंड भी आपका उसका वैल्यू अप्रिशिएट करेगा। सेंसिटिव इंडेक्स अगर डाउन होगा तो फिर इंडेक्स फंड का वैल्यू भी क्या होगा? डाउन। उसका NAV भी क्या होगा? डाउन होगा। ये पैसिव है। ठीक है, पैसिव फंड है, इसमें ज़्यादा खरीदा बेचा नहीं जाता।
इसका खर्च भी कम होगा इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज फीस वगैरह नहीं लगेगा, फिर आपका टैक्सेस वगैरह भी नहीं लगेंगे, खर्च बहुत कम होता है इंडेक्स फंड्स का। एक होता है फंड्स ऑफ द फंड्स। फंड्स ऑफ द फंड्स का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं ना, आप हमें पैसे दो, हम किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदेंगे, हम किसी कंपनी का बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे, हम क्या करेंगे, हम दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो एसबीआई कहता है ये फंड ऑफ फंड होगा, लिक्विड होगा, इसका मतलब इस पैसे में आप जो लगाओगे ना, वो उस तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा जो लिक्विड फंड्स हैं, तो इसको कहते हैं फंड्स ऑफ द फंड्स। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इंडेक्स फंड क्या होता है, इनकम क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। अब आ जाओ सेबी के वापस रूल्स पे। सेबी कहता है 1 अप्रैल 2026 से जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होगा, यानी कि मैक्सिमम जो चार्ज करेंगे म्यूचुअल फंड्स वाले अलग अलग स्कीम में, वो ये होगा। जो इंडेक्स फंड होगा या ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होगा, 1 अप्रैल 2026 के बाद जो मैक्सिमम चार्ज या टोटल चार्ज जो ये कर सकते हैं वो होगा 0.90%। लेकिन इसमें स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी फीस शामिल नहीं होंगे, यानी कि 0.90% क्या हो गया, बेस हो गया एक्सपेंस प्लस ब्रोकरेज चार्ज, ठीक है। लेकिन इसमें रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी फीस को शामिल नहीं किया जाएगा। अभी फ़िलहाल कितना है, ओवरऑल जो मैक्सिमम ये चार्ज कर सकते हैं ना एक्सपेंस रेशियो, वो है 1%, जिसमें स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी फीस भी शामिल है। तो ब्रैकेट में जो भी देख रहे हो ना, वो करंट का है, उसमें स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी फीस भी शामिल है। अब देखो, वो कहता है एक जो ओपन एंडेड स्कीम होगा, ठीक है, उसमें जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम होगा, यानी कि जो अधिकतर पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब कॉर्पस, कितने पैसे वो मैनेज कर रहा है, अगर वो कहता है कि अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, ओपन एंडेड स्कीम है, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, और अगर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है अप टू 500 करोड़, यानी कि ये मिनिमम है, देखो, ठीक है, तो अगर वो 500 करोड़ तक का एसेट मैनेज कर रहा है, फंड मैनेज कर रहा है, तो मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है वो, 2.10%। ऑफ कोर्स इसमें स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी फीस को शामिल नहीं किया जाएगा। अभी फ़िलहाल कितना है, 2.25, ठीक है। और अभी वाले में तो आप जानते हो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी फीस को शामिल किया जाता है। आप सिर्फ ये याद रखना 2.10। अब देखो इसका अलग अलग ब्रैकेट है ना, 600 करोड़ 700 करोड़ पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, उतना याद करना इम्पॉसिबल है, हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिनिमम में कितना, अप टू 500 करोड़, उसमें होगा 2.10%। मैक्सिमम कितना है, अगर एसेट मैनेजमेंट जो है, यानी कि उसका कॉर्पस 50,000 करोड़ से ज़्यादा है, 50,000 करोड़ है, तो मैक्सिमम जो वो फीस चार्ज कर सकता है ना, 0.9.5% है। ऑफ कोर्स इसमें स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी फीस शामिल नहीं होंगे। तो आपको याद करना है 2.10 मिनिमम, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0.95%। किसमें, ओपन एंडेड स्कीम में, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग नहीं है, एक बार दो बार याद करोगे हो जाएगा, क्योंकि ना एवरग्रीन है। नेक्स्ट ईयर जो भी फाइनेंस का बेस्ड एग्जाम्स होंगे, SBI, RBI, RRB, सब में ये पूछेगा, इसलिए इसको धीरे धीरे याद करना शुरू करो। फिर जो ओपन एंडेड स्कीम होगा, जो इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है, जो इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है उसको कह रहा है अदर स्कीम। तो अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ तक का है तो चार्ज कितना हो सकता है, 1.85%। 50,000 करोड़ से ज़्यादा का अगर एसेट मैनेजमेंट में है तो फिर कितना चार्ज होगा, 0.70%, ठीक है। तो फिर एक होता है ओपन एंडेड, उसमें तो हो गया इक्विटी का अलग कर दिया और अदर स्कीम्स का अलग कर दिया। दूसरा होता है क्लोज एंडेड स्कीम। अगर क्लोज एंडेड स्कीम है और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1%, ठीक है। 1% आप जानते हो जितना कॉर्पस होता है उसका। अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम नहीं है क्लोज एंडेड स्कीम के अंदर, तो मैक्सिमम कितना होगा, 0.80%, ठीक है। और ये तो जानते हो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी लेवीज जो होगा वो अलग होगा।
तो फिर एक कैटेगरी था फंड ऑफ फंड, तो उसका एक्सपेंस रेशियो कितना होगा। अगर जो फंड ऑफ फंड है, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है लिक्विड फंड में या फिर इंडेक्स फंड में या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, तो मैक्सिमम जो एक्सपेंस रेशियो हो सकता है वो कितना हो सकता है 0.90% ऑफ द टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। और आप जानते हो इसमें जो स्टैट्यूटरी और जो अदर एक्सपेंसेस है वो शामिल नहीं होंगे। अभी फ़िलहाल कितने चार्ज किए जाते हैं, 1% मैक्सिमम हो सकता है। अगर वो फंड ऑफ फंड मोर देन 65% जो है अपना जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में लगाना चाहता है, तो फिर इसमें मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो कितना होगा 2.10%। अभी फ़िलहाल कितना है 2.25। और इसके अलावा किसी और फंड ऑफ फंड में वो इन्वेस्ट करेगा तो मैक्सिमम उसका जो एक्सपेंस होगा 1.85% ऑफ द एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये ठीक है, ये सारे हैं, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। फिर NCDX, उसको सेबी ने परमिशन दे दिया है कि वो अपना एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता है। पहले NCDX का फुल फॉर्म देख लो, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है। सेबी तो जानते हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है, तोहिन कांता पांडे। पहले समझ लो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म होता क्या है। जैसे ये शेयर मार्केट है NSE, इस पे कंपनियां अपना शेयर बेचती हैं और वो लिस्ट हो जाती हैं, फिर उन शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, लोग खरीदते हैं। लेकिन आप देखोगे ना, किसी नॉर्मल आदमी से पूछोगे ना तो वो कहेगा रिलायंस का शेयर खरीद लो, वो कहेगा TCS का शेयर खरीद लो, इन्फोसिस, यानी कि जो पॉपुलर कंपनी है, बड़ी कंपनियां हैं, उन्हीं का शेयर वो खरीदना चाहता है। तो छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं वो भी तो शेयर मार्केट में पैसे उठाने के लिए आती है ना। अब क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो उनको पैसे इकट्ठा करने या कह लो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में बहुत दिक्कत होता है। ये एक नॉर्मल सा चीज़ है। तो फिर सेबी ने क्या किया है, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज वालों को बोला है आप ऐसा करो, एक अपने ही स्टॉक एक्सचेंज पे एक अलग सा प्लेटफॉर्म बना दो, जो होगा किसके लिए, SME के लिए। SME होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये अलग सा प्लेटफॉर्म होगा NSE पे, और जहाँ पे वही कंपनी लिस्टेड होंगी जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में आते हैं। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, तो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो NSE पे लिस्टेड हैं उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। वो लोग जो है जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में अच्छी कंपनियां ढूंढने आ रहे हैं वो यहाँ पे सीधे आ जाएंगे, और यहाँ पे अगर उनको कंपनी अच्छी लगती है तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करना शुरू कर देंगे। इससे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो कंपनीज है उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी और उसको कैपिटल रेज करने में थोड़ा आसानी होगी। SME प्लेटफॉर्म हर स्टॉक एक्सचेंज पे आपको मिलेगा, NSE और BSE पे। सेम यही फंडा ले आओ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी सेबी चाहता है, भारत सरकार चाहता है कि लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो ना तो एक्चुअली आपका जो फंड मैनेजर है वो कंपनियों में ही जाके पैसा लगाता है, या तो शेयर खरीदेगा या फिर क्या खरीदेगा, उस कंपनी का बॉन्ड डिबेंचर खरीदेगा। इससे कंपनी को मिलता है कैपिटल, और फिर वो अपना इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में। बिजनेस में जब इन्वेस्ट करेगा न्यू जॉब्स का क्रिएशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे हमारे देश का क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इसका मतलब हम जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना तो हम लोग भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले कैसे करें, इसीलिए प्रपोजल आया था क्यों ना स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से म्यूचुअल फंड को भी लिस्ट किया जाए, वहाँ से इसको खरीदा और बेचा जा सके। इसीलिए सेबी की एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे वैद्यनाथन। उन्होंने कहा ना जो नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार करो। जैसे SME के लिए अलग सा प्लेटफॉर्म है ना, इसलिए एक म्यूचुअल फंड के लिए अलग सा प्लेटफॉर्म बना दो, ठीक है। म्यूचुअल फंड के जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो रजिस्टर्ड है विद एमफी होता है क्या, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। याद रखना म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर एमफी नहीं होता, म्यूचुअल फंड का जो रेगुलेटर होता है सेबी होता है। तो इसमें क्या था, हर एक्सचेंज पे एक अलग सा प्लेटफॉर्म बना दो जो सिर्फ किसके लिए होगा, म्यूचुअल फंड के लिए होगा। इससे क्या होगा, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं
वो अब म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। एनएससी का म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पे आप आ जाओ। यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड खरीदना है, बेचना है, रिडेम्पशन करना है, वो आपको आराम से यहाँ से कर सकते हो। भारत में ये परमिशन सेबी ने किसको दिया है? एनसीडीएक्स को। ये अब लॉन्च करेगा। अब इसमें जो सेटलमेंट का काम होता है ना, जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो आप पैसे दोगे तो फिर यूनिट आपके नाम पे होना चाहिए। ये तो एएमसी के थ्रू होगा ना सारा काम। ये सारा काम जो होगा ना क्लियरिंग का, ये सारा काम करेगा कौन? नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड, जो होली ओन सब्सिडरी है एनसीडीएक्स का। ठीक है, ये क्लियरिंग का काम यहाँ पे करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो म्यूचुअल, ये सब जैसे है ना, ये सब जो मैंने दिया है, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये फुल फॉर्म के लिए दिया है। फुल फॉर्म सिंपल एग्जाम्स में रहता है। तो SIP का फुल फॉर्म क्या होता है? SWP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ठीक है, ये सब मैंने जानबूझ के डाला है ताकि एक थोड़ा सा ना अवेयर हो जाओ फुल फॉर्म के लिए ही पे। तो SWP म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, SIP म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, STP म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? भारत में जो अभी 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग से म्यूचुअल फंड को डेडिकेट करके बनाया गया है। एक है NSE का, उसको कहते हैं NMF, NSE म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। एक है BSE का, BSE ने सबसे पहले लॉन्च किया था 2009 में। इसका नाम है BSE स्टार म्यूचुअल फंड। स्टार का मतलब क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक, सॉरी, इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म फॉर अलॉटमेंट एंड रिडम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ये इसका लंबा चौड़ा नाम है BSE स्टार। और अभी आपने देखा था BSE स्टार ने एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, है ना? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साइन किया है, जिसमें क्या होगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ना, वो हेल्प करेगा, जो BSE लोगों में अवेयरनेस जनरेट करने का काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, ताकि लोग म्यूचुअल फंड खरीद सके और बेच सके। कहाँ पे? BSE स्टार के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से। तो ये तो पहले न्यूज़ था। BSE स्टार म्यूचुअल फंड ने एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, वो थोड़ा सा याद रखना। तो ये 2 हो गया, और तीसरा कौन हो जाएगा? NCDX हो जाएगा। ठीक है, फिर गूगल पे। भारत में UPI जानते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बहुत पॉपुलर है। उसमें 2 जो ऐप है ना जो सबसे पॉपुलर है, फर्स्ट जो है फ़ोन पे और दूसरा है गूगल पे। गूगल पे ने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इन द पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक, और ये रुपए के नेटवर्क पे होगा। ठीक है, ये वीज़ा मास्टर कार्ड के नेटवर्क पे नहीं, रुपए के नेटवर्क पे होगा। ये डायरेक्टली लिंक कर देगा कस्टमर के UPI अकाउंट से, जिसमें आप मर्चेंट को पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इसमें कोई एक NBFC, ठीक है, किसी बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेता है, जिसको एक क्रेडिट कार्ड इशू करने का अधिकार RBI ने दे रखा है। इसको बोलते हैं को ब्रांडेड। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल पे किसके साथ लॉन्च कर रहा है? एक्सिस के साथ। दूसरा याद रखना, भारत का जो सबसे बड़ा UPI प्लेयर है वो है फ़ोन पे। ठीक है, फ़ोन पे उसने जून में को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था इन पार्टनरशिप विद HDFC बैंक। फिर बाद में उसने एग्रीमेंट साइन किया था किसके साथ? SBI कार्ड। थोड़ा सा याद रखना। तो गूगल पे लेटेस्ट है, उसने किसके साथ लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक के साथ। इसमें UPI के साथ आपका अकाउंट हो जाएगा। SBI में देखो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, देखो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है ना, वो भारत सरकार का सबसे टॉप अपॉइंटमेंट अप्रूवल बॉडी है। इसके 2 ही मेंबर होते हैं। इसके मेंबर कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और दूसरे मेंबर हैं होम मिनिस्टर अमित शाह। इनकी बैठक हुई थी और उसने 2 चीज़ अनाउंस किया था। पहला, SBI के जो अभी MD हैं अश्विनी कुमार तिवारी, इनका टर्म ख़त्म होने वाला था जनवरी 2026 में।
इनको 2 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दिया गया है, यानी कि अब ये जनवरी 27, 2026 से दिसंबर 31, 2027 तक इस पोस्ट पे रहेंगे, लगभग 2 इयर्स के लिए रहेंगे। तो एक अश्विनी कुमार तिवारी का टर्म एक्सटेंड किया गया है या री अपॉइंट किया गया है 2 साल के लिए। एक नया जो अपॉइंटमेंट है ना, वो है आपका रवि रंजन का। ये सारे एसबीआई के ही ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है द एमडी ऑफ एसबीआई। ये सितंबर 2028 तक रहेंगे, ठीक है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? CS सेठी। 4 जो डायरेक्टर हैं, अश्विनी कुमार तिवारी, राणा आशुतोष, है ना, राम मोहन रॉय अमारा और रवि रंजन, ठीक है। अश्विनी कुमार तिवारी, राणा आशुतोष कुमार सिंह, राम मोहन राम आमरा और रवि रंजन। और एसबीआई का हेडक्वार्टर जानते हो ये कहाँ पे है? सुरेश गोयल को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCER। NCER का ना थोड़ा फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये भारत का एक प्रीमियर इकोनॉमिक्स का थिंक टैंक है। सुरेश गोयल किसकी जगह लेंगे? पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है, तो ये प्लेस खाली हो गया था, तो फिर ये जगह भरेंगे कौन? सुरेश गोयल। ये NCER के ना 11th डायरेक्टर जनरल होंगे। NCER को सेटअप किया गया था 1956 में। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व है। NCER का जो क्रेडिट है ना, वो दिया जाता है TT कृष्णमाचारी, 1956 में कॉमर्स मिनिस्टर थे भारत सरकार के। और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कौन थे? JRD टाटा, इनको तो आप जानते ही हो। दोनों ने मिलकर इसको सेटअप किया था। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक रिसर्च को बढ़ावा देना। फिलहाल अभी चेयरमैन कौन है? नंदन नीलेकनी, और ये बेस्ड है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में बेस्ड है, ठीक है। NCLT उसने अप्रूव कर दिया है फ्लिपकार्ट के प्रपोजल को कि वो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करेगा टू इंडिया फ्रॉम सिंगापुर। NCLT का फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। भारत में कंपनी लॉ में ये सबसे बड़ी सर्वोच्च बॉडी है। फ्लिपकार्ट ये स्टार्ट हुआ था भारत में एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तरफ, फिर बाद में क्या हुआ? एक्सपैंड करना शुरू कर गया। 2011 में फ्लिपकार्ट को का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया सिंगापुर। कारण क्या था? उस समय देखो बहुत लोग शिफ्ट किए थे। क्यों? क्योंकि ये जो ई-कॉमर्स कंपनी होती है ना, इनको पैसे चाहिए, और भारत में 2011 की बात करो, इन्वेस्टमेंट करना उतना आसान नहीं था। सिंगापुर बहुत आसान है, वहाँ पे आपको बिजनेस करना, इसीलिए अधिकतर चले गए थे सिंगापुर। बाद में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया वॉलमार्ट, 70% से ज़्यादा शेयर वॉलमार्ट का है। अब फ्लिपकार्ट चाहता है कि वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या IPO इंडिया में निकाले, तो उसके लिए शर्त यह है कि उसको वापस इंडिया आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की कंपनी बननी पड़ेगी ना। तो अब फ्लिपकार्ट ने प्रपोजल दिया था, एप्लीकेशन दिया था NCLT को कि मुझे इंडिया में शिफ्ट करने का अधिकार चाहिए। NCLT ने उसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। उसका जो वो अब क्या करेगा? जो सिंगापुर में उसकी 8 कंपनियां थी ना फ्लिपकार्ट की, वो सब मर्ज कर जाएंगे किसके साथ? फ्लिपकार्ट इंटरनेट के साथ। और फ्लिपकार्ट इंटरनेट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। तब ये इंडियन कंपनी है फ्लिपकार्ट इंटरनेट। फ्लिपकार्ट इंटरनेट जो है ना, वो फ्लिपकार्ट का जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, मिंत्रा या ई-कार्ट, ठीक है, फ़ोन पे, ये सब अब उसके अंदर आ जाएगा। तो यही याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट सिंगापुर से शिफ्ट कर रहा है कहाँ पे? इंडिया शिफ्ट कर रहा है। और NCLT का फुल इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड कल अनाउंस हुआ था। इसमें से कभी कभार आता है, रेगुलर नहीं आता है, फिर भी ध्यान रख लो, अच्छा ही रहेगा। इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सलेंस 2025 बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसको मिला है? JSW ग्रुप के चेयरमैन साजन जिंदल को। बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? विभा पदलकर, ये CEO हैं HDFC लाइफ के। कंपनी ऑफ द ईयर कौन है? भारती एयरटेल। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर कौन है? आंध्र प्रदेश के जो CM है चंद्रबाबू नायडू साहब। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? DLF, बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है जिसके मालिक हैं KP सिंह और साइरस पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, ठीक है, ये चेयरमैन है। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर नील मोहन, ये कौन है? CEO ऑफ द यूट्यूब। याद रखना, नील मोहन में आपने सुना होगा टाइम मैगजीन,
टाइम मैगजीन कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट्स की है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसको बनाया था? AI को। और टाइम मैगजीन के CEO ऑफ द ईयर कौन है? वो नील मोहन है। ये इंडियन है, इंडियन ऑरिजिन के हैं लेकिन अमेरिकन सिटीजन हैं। तो टाइम मैगजीन के CEO ऑफ द ईयर भी है नील मोहन, और उसको ET बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया। और इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर कौन है? रेडगेन ट्रैवल टेक। मेन क्या याद रखना है? नील मोहन याद रखो, साजन जिंदल याद रखो, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर याद रखना। ये 3 तो याद रखने की ज़रूरत ही है। आज के इतने ही थे इस न्यूज़ वगैरह जो काम के थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सपोर्ट करो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आप वीडियो पे। इसमें कोई MCQ नहीं बना हुआ है आपका, है ना? कोई MCQ नहीं है इस वीडियो पे। अगर आप डिमांड करोगे तो बना देंगे MCQ। आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। थोड़ा लाइक करो, इसको थोड़ा शेयर करो चैनल को, और थोड़ा सा कमेंट करो। कमेंट ज़रूर करना है, 1-2 लाइन भी आप कमेंट कर दोगे बहुत रहता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।